दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास का बड़ा ऑफर, रॉकेट्स इजिप्ट के हवाले करने को तैयार, इस्राएली मीडिया का दावा। गजा में 40,000 बच्चे यतीम, 10 लाख लोग मदद से महरूम। इसराइल में लगी खतरनाक आग, जंग जैसे हालात, इंडिपेंडेंस डे का जश्न हुआ कैंसिल। आग पर काबू पाने के लिए इटली, क्रोएशिया, मैसेडोनिया से मदद मांगी गई, फायर फाइटिंग हुई फेल। लेबनान की आर्मी का दावा, हिजबुल्लाह का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया तबाह। तुर्की की इसराइल को बड़ी धमकी, कहा सीरिया पर एयर स्ट्राइक्स फौरन करो बंद। और अमेरिका का ईरान पर नया प्रेशर, फ्रेश सैंक्शंस लगाकर दी ईरान को चोट। सवाल खैर, सबसे पहले कुछ अहम अपडेट्स। गजा में कल सुबह से देर रात तक हलाकतों की तादाद 29 तक पहुंच गई। जब आप देख रहे होंगे खबर ये और बढ़ चुकी होगी। आज सुबह से भी इसराइल के फ्रेश अटैक्स जारी हैं। हमास के फाइटर्स और इसराइली फोर्सेस के दरमियान बेत हनून यानी कि नॉर्थ गजा में क्लैश हुआ है। ये एक दूसरी अपडेट है। तीसरी अपडेट है वेस्ट बैंक से, जहां के बेटा कस्बे में इसराइली फौज तैनात की गई है, जहां एक रेड के दौरान एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें 2 इसराइली सोल्जर्स जख्मी हो गए थे। इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। चौथी अपडेट ये है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की उसके फ़िलिस्तीनी स्टूडेंट एक्टिविस्ट मोहसिन महदावी को रिहा कर दिया गया है। उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फ़िलिस्तीन सपोर्टर्स पर क्रैकडाउन के दौरान हिरासत में लिया गया था। अब तफसील से देखते हैं खबरें। हमास का एक नया ऑफर सामने आया है। रॉकेट्स इजिप्ट के हवाले करने को हमास तैयार हो गया है। ये खबर इजरायली मीडिया के मुताबिक है, उसी का दावा है। कहा है कि हमास ने एक बड़ी पेशकश करते हुए कहा है कि वो अपने तमाम रॉकेट्स, जिसमें मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स शामिल हैं, वो इजिप्ट के सुपरविजन में देने को तैयार है। ये मूव गजा के हालात में डी एस्केलेशन की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। हमास का कहना है कि अगर इसराइल फाइटिंग बंद करे तो वो, यानी जंग बंद करे, तो वो अपना असलहा इजिप्ट के कंट्रोल में रखने के लिए राजी है। कौन? हमास। इससे फ्यूचर में सीज फायर मेंटेन किया जा सकेगा। हमास को इजिप्ट पर एतबार है। भले इन खबरों को देखने वालों को इजिप्ट पर हो ना हो, हमास को है, कोई बात तो होगी, वो रख भी सकता है। लेकिन ये खबर इस्राएली मीडिया के हवाले से तो हम दावे के हिसाब से कहेंगे। इस प्रपोजल के मुताबिक हमास रॉकेट्स, लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइल्स इजिप्ट के हवाले करेगा। सुरंगें खोदना, ट्रेनिंग देना, लड़ाकों की भर्ती करना और नए हथियार बनाने जैसे कामों को बंद करेगा। और हमास गजा की सिविल गवर्नेंस से भी पीछे हटने को तैयार है, यानी गजा पर हुकूमत भी नहीं करेगा। ये इस्राएली मीडिया का दावा है। लेकिन हमास ने पर्सनल वेपन्स और डिफेंसिव वेपन्स जैसे स्नाइपर राइफल्स, एक्सप्लोजिव्स और शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को अपने पास रखने की बात की है। ये हो भी सकता है। हमास का कहना है कि ये हथियार सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए हैं, हमला करने के लिए नहीं। हम बिल्कुल निहत्ते नहीं होंगे जैसा कि इसराइल चाहता है। तो ये हो सकता है हमास कुछ हथियार देते इसराइल की बात रखने को और अपना वकार रखने को, और अपनी हिफाजत के लिए कुछ हथियार रखे रहे। इसराइली मीडिया का दावा है कि हमास ने इजिप्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस प्लान को इसराइल के सामने पेश करे, ताकि गजा में एक लंबे सीज़फायर की तरफ बढ़ा जा सके, एक बुनियाद डाली जा सके। क्योंकि हमास ने 5 साल के सीज़फायर की पेशकश दी है, तो इसराइल के लिए कुछ तो खाने हमास भी खाली छोड़ेगा। बढ़ते आगे, गजा के 40,000 बच्चे यतीम हो गए हैं और 10 लाख लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। गजा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर अल बुर्श ने इसराइली बम्बार्डमेंट के बाद गजा की हेल्थ क्राइसिस पर दिल हिला देने वाला एक बयान दिया, और उन्होंने बताया है कि लगभग 10 लाख लोगों को लाइफ सेविंग मदद से महरूम कर दिया गया है। यानी कि वो मदद जो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है, उससे उन 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को महरूम कर दिया गया है। 40,000 से ज़्यादा गजा के बच्चे यतीम हो चुके हैं, न माँ न बाप। पता नहीं दादा दादी, नाना नानी वो भी हों या नहीं, किसके आश्रय जी रहे पता नहीं। 100 के करीब बीमार बच्चे सरहद पार जाकर इलाज करवाने के इंतज़ार में जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की हालत खस्ता है। सिर्फ 20 अस्पताल अभी भी पार्शियल तौर पर ही काम कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं, जबकि गजा में टोटल 38 अस्पताल बताए जाते थे।
اسرائیلی فورسز نے 360 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ جنگ کے بعد کے اثرات جیسے بھوک، بیماری، دوائیوں کی کمی، اس سے ہونے والی موتیں بمبارڈمنٹ سے مرنے والوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، یہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر بش نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے ہیلتھ سسٹم کو کولیپس ہونے سے روکا جائے اور بارڈر کراسنگز فوراً کھولی جائیں تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان بچ سکے، ورنہ بھوک انہیں مار دے گی، یا تو اسرائیل کی جنگ کی بھوک یا فلسطینیوں کے خود کے پیٹ کی بھوک۔ بڑھتے ہیں آگے سر۔ اسرائیل میں جنگ جیسے حالات ہیں۔ اسرائیل کے انڈیپینڈنس ڈے کا جشن کینسل ہو چکا ہے۔ لوگوں کو قبرستانوں تک جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ قبضے والی زمینوں پر سیٹلرز کی ہزاروں ایکڑ کی کھیتی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت سے لوگ۔ کچھ لوگوں کے مارے جانے کی انکنفرمڈ خبریں ہیں، اس لیے ہم نہیں بتا سکتے کہ کوئی مارا گیا ہے یا نہیں۔ فی الحال زخمی تو ہوئے ہیں، لوگ اسپتالوں میں بھرتی کروائے گئے ہیں۔ یروشلم کے آس پاس ایک بھیانک آگ لگی، القدس کے آس پاس، اور اسرائیل کا انڈیپینڈنس ڈے کی سیریمنی مٹی میں مل گئی، کینسل بھی ہو گئی۔ اسرائیل کی چھوٹی سی تاریخ میں، اسرائیل کی ایک بہت مختصر سی ہسٹری میں سب سے بڑی آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سب سے بڑی جنگلی آگ جو ہے یا جنگل فائر جو ہوتی ہے، اس کا خوفناک منظر اب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تیل اویو اور یروشلم کو جوڑنے والے روٹ 1 ہائی وے پر آگ نے سب کچھ راکھ کر دیا ہے۔ جنگل، جھاڑیاں، آس پاس کی چیزیں، سب لوگوں کو اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے۔ یروشلم کے آسمان میں دھواں اور راکھ چھا گیا۔ ویڈیو میں جتنے بھی آئے سوشل میڈیا پر، جو ہم آپ کو نہیں دکھا رہے، تصویریں دکھا سکتے ہیں، ان ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ کیتھولک مونسٹری کے قریب بھی یروشلم میں آگ پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بین گویر نے کہا کہ ہم 150 فائر فائٹنگ ٹیمز کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹلی، کروشیا اور نارتھ میسیڈونیا سے، یہ الگ الگ ملک ہیں، ان سب سے بھی مدد کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے گئے ہیں۔ نہ جانے کتنے ممالک نے مدد کی پیشکش کی۔ اسرائیل کو سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ ہیلی کاپٹر اوپر سے پانی گرا رہے ہیں اور زمین پر ATVs سے آگ بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سب اسرائیل کے میموریل ڈے اور انڈیپینڈنس ڈے کے بیچ ہو رہا ہے۔ ماؤنٹ ہرزی پر ہونے والی نیشنل سیریمنی کینسل کر دی گئی ہے، اس کی جگہ ایک ریکارڈڈ ریہرسل کو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ سوچیے یہ حالت ہے کہ جو ریہرسل ہو رہی ہوگی اسے ریکارڈ کیا گیا ہوگا تو اسی کو پلے کر رہے ہیں ٹی وی پر، کیونکہ اب لائیو پرفارمنس، لائیو سیریمنی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ غزہ میں روز روز آگ برسانے والے اسرائیل کو قدرت کی مار نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہر طرف دھواں ہے، ہر طرف راکھ ہے۔ آگ کے بیچ یائر نیتن یاہو کا ایک نفرت بھرا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ قدرتی آگ لگی اور الزام عرب پر لگنے لگا۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے بیٹے صاحبزادے یائر نیتن یاہو نے یروشلم کے ارد گرد لگی تباہ کن آگ پر ایک انتہائی نفرت انگیز اور شبہ پھیلانے والا بیان دیا۔ اس نے کہا کہ I hope this was just Arabs، یعنی آگ لگنے کی وجہ عربز ہیں، یعنی اسرائیل یا ویسٹ بینک میں رہنے والے فلسطینی عرب، وہ اس آگ کے لیے ذمہ دار ہے۔ اور ساتھ ہی یائر نیتن یاہو نے یہ بھی اشارہ دیا کہ یہ فائرز لیفٹ ونگ کے لوگوں کے انڈیپینڈنس ڈے کینسل کرنے کی ڈیمانڈ سے جڑی ہو سکتی ہے۔ لیفٹ ونگ میں وہ لوگ جو کٹر پنتھی نہیں اسرائیل میں، وہ لوگ جو غزہ کی جنگ بند کرنے کو کہتے ہیں، ان پر بھی الزام ہے نیتن یاہو کے صاحبزادے کا۔ جس وقت اسرائیل کے لوگ جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، اس وقت ایک پولیٹیکل لیڈر کا بیٹا مقبولیت کا خمیرہ چاٹنے کے لیے لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، نفرت کو نارمل بنانے کی ایک خطرناک کوشش ہے۔ بعد لبنان کی حزب اللہ کو ہٹانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لبنانی آرمی نے اسرائیل کے بارڈر کے پاس 90% انفراسٹرکچر توڑ دیا ہے۔ یہ انفراسٹرکچر حزب اللہ کا تھا۔ ایک سینئر لیبنیز سیکیورٹی آفیشل کے مطابق نومبر کے سیز فائر کے بعد سے لبنان کی آرمی نے اسرائیلی بارڈر کے پاس حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کا 90% سے زیادہ حصہ توڑ دیا ہے۔ تباہ، بالکل، اب یہاں کوئی نہیں بچ سکتا۔ ساؤتھ آف لٹانی ایریا میں یہ ڈسمنٹلنگ ہوئی ہے، یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جہاں پہلے حزب اللہ کا کافی زیادہ اثر تھا۔
लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने भी कहा है कि अब साउथ लेबनान के 85% इलाके पर लेबनानी आर्मी का कंट्रोल है। हिजबुल्लाह का गढ़ लेबनानी आर्मी के हाथ में है। ये डेवलपमेंट्स इजराइल लेबनान टेंशंस के बीच एक मेजर शिफ्ट माना जा रहा है इस डेवलपमेंट को। लेकिन क्या ये रियली लॉन्ग टर्म पीस की तरफ, एक लंबी अमन प्रोसेस की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम है, या सिर्फ इजराइल बार बार लेबनान पर हमला ना करे उससे निपटने के लिए वक्ती तौर पर यह कदम उठाया गया है और इजराइल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, पता नहीं। अब एक और खबर लेबनान से। लेबनान के जो ड्रूज लीडर हैं उन्होंने सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी से अपील की है कि वो इजराइल के दखल से दूर रहें, उसके इंटरफेरेंस से दूर रहें। लेबनान के मशहूर ड्रूज लीडर वालिद जुम्बलात ने बुध को सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी से अपील की कि वो इजराइल के इंटरफेरेंस को रिजेक्ट करें, चाहे उन पर कोई भी खतरा क्यों ना हो, वो उसके असर में ना आए। इजराइल किसी का सगा नहीं है। जुम्बलात ने कहा कि अपने भाइयों की हिफाजत का मतलब है इस्राएली मुदाखलत को रद्द करना। ये बयान बेरूत में एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद आया, जहां सीरिया के अंदर अभी ताज़ा जो सेक्टेरियन क्लैशेस हुए, फ़िरका वाराना तशद्दुद जो हुआ, उस पर बात हुई, डिस्कशन हुआ। उसके बाद ये बयान आया। सीरिया के दमस्कस के पास, जो दारुल हुकूमत दमिश्क है, उसके पास सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल ड्रूज फाइटर्स के दरमियान 2 दिन से क्लैशेस चल रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें अब तक 39 लोग या 40 से कुछ ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने पहले धमकी दी थी कि अगर दमिश्क की फोर्सेस ने, यानी अल-शरा की एसटीएस वाली फोर्सेस ने ड्रूज पर जुल्म किया तो वो इंटरफेयर करेगा, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सीरिया के मामले में इजराइल कूदेगा। लेकिन जुम्बलात ने कहा कि इस तरह की मदद से हमारी कौम और ज़्यादा ख़तरे में आ सकती है। इस्राएल की मेहरबानियों से बच के रहो, ये सर से बोझ नहीं, सर उतार देता है। हालांकि इस्राएल ने ड्रूज कम्युनिटी की हिमायत में सीरिया की फोर्सेस पर एयर स्ट्राइक्स कल कर दी थी, लेकिन ड्रूज लीडर के इस बयान से शायद नेतन्याहू को अपना प्लान नाकाम होता नज़र आ सकता है अगर सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी ने लेबनान के ड्रूज लीडर की बात मान ली तो। तुर्की ने इस्राएल को एक खुली वार्निंग दी है, एक बड़ी धमकी दी है, कहा है कि सीरिया पर एयर स्ट्राइक्स बंद कर दो गुरु। तुर्की ने इस्राएल से कहा कि वो सीरिया पर अपने हवाई हमले फौरन बंद करे। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है ऑनचू कचेली, शायद यही नाम होगा, यही प्रोनाउंसिएशन होगा, या ऑनकू कचेली। इन्होंने कहा है कि सीरिया के लिए ये बहुत नाजुक वक्त है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये फ़र्ज़ है कि वो सीरिया में अमन और स्टेबिलिटी बरकरार रखने में मदद करे। ऐसे वक्त में इस्राएल की एयर स्ट्राइक्स सीरिया की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस्राएल को इससे बाज आना चाहिए। और अब खबर ईरान से। न्यूक्लियर टॉक्स के बीच भी अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा पाबंदियां लगा दी हैं। अजब खेल चल रहा है, सज़ा भी दी जा रही, बात भी की जा रही है। अमेरिका ने वेडनेसडे को 7 कंपनीज पर नए सैंक्शंस लगा दिए। ये सारी फर्म्स ईरानियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बेचने में इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं। इनमें 5 ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो ईरान ओरिजिन पेट्रोकेमिकल्स थर्ड कंट्रीज को बेच रही थी, और 2 शिपिंग फर्म्स भी शामिल हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान नए न्यूक्लियर टॉक्स हो रही हैं। और सैटरडे को तो एक और नया फेज़ है रोम में। लेकिन वाशिंगटन ने एक क्लियर सिग्नल दिया है कि मैक्सिमम प्रेशर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भले हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत कामयाब तो नहीं हुई है ना, तो हम मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं साफ गोई से, फैक्ट के साथ, सच्चाई के साथ, सादगी से आप तक खबर पहुंचा दी होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।